वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वर्क, एनर्जी एंड पावर, क्लास 9th के लिए। देखिए ये चैप्टर आपको क्लास 11th में दोबारा से मिलेगा, इसी नाम से मिलेगा, बट थोड़ा सा डिस्कशन ब्रॉड हो जाएगा, डीप हो जाएगा। यहां थोड़ा लाइट डिस्कशन है, यानी आसान आसान बातें करते हुए आगे बढ़ेंगे। चैप्टर नेम डाल लीजिए, वर्क, एनर्जी एंड पावर। चलो आओ, सबसे पहली डेफिनेशन हम शुरू करते हैं, वर्क। हेडिंग डालेंगे वर्क। अब क्वेश्चन अराइज हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क? ये वर्क क्या है? सुबह से शाम तक आप करते हो, नहीं करते हो बताओ? लेकिन डेफिनेशन बतानी हो तो हो सकता है आप थोड़ा टेंशन में आ जाए। क्या बता सकते हो वर्क क्या है? कोई बता सकता है? व्हाट इज द वर्क? The activity that I done my throughout. बोलो, वर्क क्या है? बोलो, कोई बता भाई? हाँ पंडित जी बताओ भाई जी। अब नहीं बताओगे तो फुटेज थोड़ा बर्बाद करेंगे, हम बताएंगे फिर। तो सुनिए, अच्छा वर्क डन क्या है? When we apply a force on any object and the object displaces from one point to other point, then the use of our energy convert into work. अगर मैथमेटिकली बोलूं तो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है और जो आपने फोर्स अप्लाई किया है, इनका प्रोडक्ट ही वर्क होता है। देखो दो तरह की डेफिनेशन होती है फिजिक्स में, एक होती है थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्ट बेस पर, और दूसरी मैथमेटिक्स के बेस पर जो फार्मूला डेवलप करती है। तो ऐसे हम कहें कि हम किसी चीज को जब डिस्प्लेस कर रहे हैं फोर्स लगा करके, तो उसमें जो हमारी एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? वही एनर्जी जो यूज हुई, लॉस हुई हमारी, वो क्या बन गई? वर्क डन कहलाएगी। ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई। अब प्रैक्टिकल या मतलब मैथमेटिकल का है, तो जो फोर्स अप्लाई किया, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, जैसे सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं हम, ये कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हमने फोर्स F लगा करके ऐसे ऐसे यहां तक ले गए, इस जगह तक, इस जगह ले जाके रख दिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना आपने किया बताओ? S हुआ। तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट है वो वर्क डन है। ये मैथमेटिक्स या फार्मूला वाइज बात होती है। तो चलो पहले हम लिखते हैं, लिखिए, when we apply a force on any object and object displaces, then the product of force and displacement is called work. फार्मूले के अकॉर्डिंग कहें तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सिंबल में अगर लिख दें तो वर्क को W से, फोर्स को F से, डिस्प्लेसमेंट को S से। लेकिन कभी कभी क्या होगा, कुछ एंगल होगा, उससे डिस्प्लेसमेंट। जैसे बच्चे लोग गाड़ी चलाते हैं, आपने देखा होगा, दशहरा मेला में आप खरीद लाओगे, अभी देखना, ऐसे पहिए वाली गाड़ी होती है, इसमें एक स्ट्रिंग बांध लेते हैं, वो ऐसे घसीट रहे होते हैं, ऐसे घसीटते हैं ऐसे पकड़ करके। तो इस समय जो बच्चा घसीट रहा है वो देखो हॉरिजॉन्टल के साथ एक कोई एंगल बना के स्ट्रिंग को पकड़ के खींच रहा है। तो ये जो थीटा एंगल बना है ना, अब इसका भी यूज होगा। और ये डिस्प्लेसमेंट यहां तक कर दिया उसने, S डिस्टेंस तक, ये डिस्प्लेसमेंट हमारा S है। तो अगर हम इसमें आगे बोल देंगे, इफ देयर इज एंगल, if there is angle
बिटवीन एफ एंड एस, देन तो फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो फार्मूला आएगा एफ एस कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है आप लोगों ने अभी कि नहीं? अगर नहीं पढ़ी है तो मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं, पढ़ लेते तो अच्छी बात थी। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड सुना है? 9th के सिलेबस में नहीं है क्या? 10th में है? ओहो, तो फिर अब यार तुम्हारे लिए, चलो खैर जान लो। ट्रिग्नोमेट्री मतलब ऐसी मैथमेटिक्स जिसमें ट्राइंगल के बारे में स्टडी की जाए, पहली बात। और इसमें राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करते हैं हम लोग। कौन सा? राइट एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं, सुना होगा। एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है, 3 साइड्स होती हैं। ये वाला एंगल थीटा कंसीडर करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन होते हैं। कितने फंक्शन होते हैं? एक फंक्शन होता है साइन, दूसरा कॉस, फिर टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये बस नाम जान लो, ठीक है? इनका यूज होगा फ्यूचर में, इसलिए चूंकि 11th में पढ़ाना मुझे ये चैप्टर, 11th में भी, तो वहां पर एंगल के साथ सीखेंगे क्योंकि आप पढ़ चुके होंगे, तो थोड़ा जानकारी के लिए बता दिया। सुनो, जो कॉस होता है ना, अगर एंगल के साथ हम इसको लिखें तो कॉस थीटा कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो ये होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, सॉरी बेस अपान हाइपोटेनस। ये क्या होता है? बेस अपान हाइपोटेनस। और जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। इनकी वैल्यूज निकालने का तरीका ये है, टेन थीटा निकालोगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाता है, कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है, और सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, और कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। जरा इसको जानना प्लीज, सुन लो, फिर नोट भले करना चाहे ना करना। ये कैसे हमको याद रहेगा कि साइन में क्या लिखना है? जैसे मैंने साइन में क्या लिखा? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। कॉस में क्या लिखा? बेस अपान हाइपोटेनियस। ये सब कैसे मुझे याद रहे? मैं भूल जाऊं शायद, तो या आप कंफ्यूज हो जाएं कभी। तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मेट है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये पहला फंक्शन है, देखो तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस हुआ कि नहीं हुआ? साइन, अगर इनका सीक्वेंस याद रखोगे तो आपको आसानी रहेगी। दूसरे नंबर पे देखो क्या लिया हमने? कॉस। कॉस के लिए क्या लिखा मैंने? देखो बेस अपान हाइपोटेनियस। और फिर थर्ड वन क्या है? टेन। टेन के लिए क्या लिखा? देखो परपेंडिकुलर अपान बेस। देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इससे आप याद कर सकते हो। बाद बाकी नीचे के 3 देखो, ऊपर के 3 अगर आपको तैयार हैं तो इनको उल्टा करते जाओ, नीचे वाले आ जाएंगे। जैसे टेन का अपोजिट होता है कॉट, देखो पी अपान बी था 10, तो बी अपान बी क्या हो गया? कॉट। ये बी अपान एच है कॉस, तो सेक क्या हुआ? एच अपान बी। और साइन क्या है? पी अपान एच, तो ये क्या हो गया? एच अपान पी। ठीक है? नहीं समझ में आया? याद नहीं रहेगा क्या? थोड़ी पढ़ा दे रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, 10th में तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। इसी को एक तरीके से और लोग, कुछ लोग यार हर जगह पाकिस्तान घुसेड़ दिया, कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना, मेरे मैथ में भी घुसेड़ दिया। तो हमने कहा हटाओ ना इसको, पाकिस्तान भूखा पैसा को, तुम्हें अगर दर्द हो रहा है भाई। कुछ लोग पाकिस्तान का फेवर इंडिया में करते हैं, तो उनके लिए भाई दूसरा तरीका हमने बता दिया। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए। अब वो तो घर जाओ अपने, भाई क्या बताएं, मतलब याद करने का तरीका है आपको कैसे था। तो मैं कॉस की बात बोल गया हूं, इसलिए मैंने इतनी बातें सिखाई। ये 11th क्लास में फार्मूला यूज होगा, क्योंकि आप क्या ट्रिग्नोमेट्री नहीं, इसलिए एंगल नहीं दिया होगा, इसका मतलब जब भी आएगा। बट सीखने में क्या जाता, थोड़ा एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा ही जान लो। तो क्या वर्क की डेफिनेशन समझ में आई? वर्क है क्या? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब हम लोग तो जो कोई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं तो उसकी यूनिट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वर्क डन में एनर्जी इन्वेस्ट होती है। एनर्जी की यूनिट जूल है, तो वर्क की भी यूनिट क्या हो गई? जूल। एसआई यूनिट लिख लो, जूल। सीजीएस यूनिट भी लिख लो इसकी, अर्ग। इनमें रिलेशन होता है, वो याद कर लेना। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। ये हमने अभी, अच्छा इसकी क्वांटिटी का नेचर भी बता दें। वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, इसमें डायरेक्शन नहीं होती। इसको बताना हो तो डायरेक्शन की नीड नहीं है। वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। ये वर्क 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क। देयर आर
3 टाइप्स। अब आप सोचते होगे हाँ वर्क के भी टाइप हैं। फर्स्ट होता है पॉजिटिव वर्क। एक वर्क कैसा होता है? पॉजिटिव वर्क। दूसरा होता है निगेटिव वर्क, और एक लास्ट होता है जीरो वर्क। क्या होगा? जीरो वर्क। थोड़ा इसका हल्का हल्का इंट्रोडक्शन बता देते हैं। तुमसे कोई पूछे अच्छा कोई पॉजिटिव वर्क का एग्जांपल दो, तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हो, ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में अगर मूव करे, डिस्प्लेस करे, तो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। जैसे अभी ट्रॉली खींच रहा था बच्चा, हम लोग अपना फोल्डिंग या कुछ बक्सा वक्सा ऐसे खिसकाते हैं, कार को धक्का मारते हैं, तो जिस तरह धक्का मारते कार उधर ही लुढ़क रही है। तो हमने जो वर्क डन किया वो कैसे नेचर का है? पॉजिटिव है। क्लियर बात? यानी पॉजिटिव वर्क डन अगर तुमसे कोई पूछे तो आप कह देना व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। डिटेल लिखा है क्या इसकी? याद नहीं रहेगी बात? यहां चलो बोल देते हैं, व्हेन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन। अब तो ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं बताओ? तो ये हम बोलेंगे इसको पॉजिटिव वर्क। अब बात आती है निगेटिव वर्क। आप ये बहुत देर से रणवीर सोच रहा हो उल्टा भी होता है क्या? जिधर को फोर्स लगा उससे उल्टा खिसक सकती है क्या कोई चीज? कोई बता सकते हो निगेटिव वर्क कहां हो सकता है जहां अपोजिट है? स्लोप में कहा है फोर्स ऊपर लगाओ लुढ़केगी नीचे। हाँ तो पुल तो अंदर ही कर रही हो। कार को स्लोप पे ऊपर रखेंगे तो वो तो उसका फोर्स ज्यादा होगा। उसका फोर्स ना, तुम्हारे फोर्स से तो निगेटिव नहीं हुआ। अब सुनो, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, सुनना मेरी बात, क्या करते हैं? ब्रेक अप्लाई करते हैं तो फोर्स बैक में लगता है, और लेकिन डिस्प्लेसमेंट तब भी आगे होता है। या एक और सिंपल तरीका बता दें, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन सुना है? फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होती है फ्रिक्शन फोर्स की, हमेशा मोशन के अपोजिट होती है। अगर हम आगे बढ़े तो फ्रिक्शन किधर लगता है? पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शन फोर्स से अगर वर्क डन निकालना है तुम्हें तो कैसा आएगा? निगेटिव वर्क। तो इफ डिस्प्लेसमेंट अपोजिट टू फोर्स, इसका एग्जांपल जरूर लिख देना, फ्रिक्शन फोर्स, यानी वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज निगेटिव वर्क। ये एग्जांपल पूछा जाता है बहुत। एग्जांपल लिख दो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज निगेटिव। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात, जीरो वर्क, इसका मैटर समझना थोड़ा सा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो जाए आपस में, कैसे हो जाए? तो वर्क डन होता है जीरो। ऐसे समझना जरा। हमने एक बार ऐसे ट्रेन से उतर करके प्लेटफॉर्म पे कुली से कहा कि भैया ये मेरा लगेज ले चलो। अब कुली ने क्या किया, लगेज पूरा मेरा अपने सर पे लाद लिया। कुली बेचारा मेहनत करके पूरा उसने सामान ऐसे पकड़ लिया है। कुली है, हंसता मुस्कुराता जा रहा है, उसे लग रहा आगे पैसे मिलेंगे मुझे। शर्ट पहना देने तो तुम लोग गुस्सा हो गए, कहोगे कुली को कपड़े नहीं पहनाते सर, गरीब लोगों का ख्याल नहीं रखते हैं। तो चलो ये शर्ट वर्ट पहने, कुली जा रहा है। कुली ने जो सामान लाद रखा है अपने सर पे लाद रखा है, तो मास की वजह से जो फोर्स mg होगा वो किस डायरेक्शन में काम करेगा बताओ? mg हमेशा कैसा काम करता है पता है? वेट जिसको कहते हैं, डाउनवर्ड। और ये कुली जा रहा है इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करते हुए। देखो इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है कि नहीं? चल रहा सड़क पे या प्लेटफॉर्म पे, और वेट किधर को लग रहा है उसका? नीचे की तरफ। दोनों के बीच का एंगल बताओ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का 90 है कि नहीं? तो
तो इस हिसाब से जब एंगल होता, मैंने अभी बोला था, तो हम लोग फार्मूला यूज करते हैं W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। मैंने कहा अभी आपको शायद नहीं पढ़ाया जाएगा तो, लेकिन हम बताते रहे, हमारा मन है बताने का ट्रिगोनोमेट्री के साथ। तो थीटा हमारा इस जगह कितना बोला है 90, तो ये फॉर्मूला हमारा बनना चाहिए एफ एस कॉस 90। अब चूंकि ट्रिगोनोमेट्री की बात शुरू हुई तो तमाम बातें हम तुम्हें इसमें साथ साथ बताते चलेंगे। कॉस 90 की वैल्यू जब ट्रिगोनोमेट्री में तुम्हें सिखाया जाएगा तो 0 बताई जाएगी। कितनी? अब ये चीज आज से याद कर लो, आगे तुम्हें काम देने वाली है। कॉस 90 वैल्यू कितनी होती है? 0। ये अपने मन में रख लो। और यहां अगर हम कॉस 90 की वैल्यू 0 रख दें तो वर्क डन कितना आ गया बताओ? 0 आ गया। जब कुली ने सामान उतारा उसने कहा भैया पैसे, हमने कहा काहे के? कहने लगा जो काम किया। हमने कहा वर्क यार किए नहीं तुमने। कहने लगा कैसे नहीं किया, वहां सामान लाए 1 किलोमीटर लगभग चल रहा है। तो हमने कहा आओ तुम्हें सिखाते हैं ट्रिगोनोमेट्री और ये वर्क डन। उसको समझाया, हमने कहा देखो ये 0 वर्क आ गया, कॉस 90 वैल्यू 0 होती है ना, मानो कोई पढ़ा लिखा आदमी बुला लो। तो उसने, एक लड़का थोड़ा स्मार्ट टाइप का टहल रहा तो उसको बुलाया, उसने कहा भैया ये जो बता रहे हैं सब बातें सही हैं? उसने हाँ तो सही बात, तुमने काम तो कुछ नहीं किया, 0 वर्क डन आ रहा है, कॉस 90 बन रहा है। उसने कहा अब हम 1-2 बिना पढ़े लिखे बुलाएंगे। जैसे उसने कहा 1-2 बिना पढ़े लिखे बुलाएंगे तो हमने कहा भैया पैसे दे रहे हैं तुमको, हमें पता 2-4 कुल्ली बुला लेगा, फिर कहेगा इनको वापस ला के वहीं डालो चल के। तो कहने का मतलब फिजिक्स के हिसाब तो वाकई उसने वर्क नहीं किया था, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ अलग बातें हैं। ठीक है, हाँ हुआ था मेरे साथ ऐसा। तुम मतलब मजाक समझ रही थी क्या? अब पढ़ाया फिजिक्स यार, तो क्या करें, कहीं तो अप्लाई करेंगे। ये मैंने उसको लेकिन अप्लाई नहीं करने दिया, तुरंत मैं मान गया कि भैया तुमको दिए दे रहे हैं, काम तो नहीं तुमने किया यार। अच्छा लेकिन अगर यही कुली, सुनो, यही कुली अगर स्टेयर्स पे चढ़ा लेता, ऊपर सामान पुल पे ले जाता चढ़ा के, तो जिस तरफ नीचे की तरफ देखो फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ऊपर की तरफ, तो निगेटिव वर्क होता, उल्टा पैसा हमको दे वो। लेकिन अगर वो उतर रहा है लेके, तो जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर ही वेट लग रहा है, तो पॉजिटिव वर्क है, तब हमें पैसे देने पड़ेंगे। फिजिक्स ये कहती है बात, बाकी तुम जो कहना चाहो वो कहो। तो वर्क डन समझ में आ गया वैसे थोड़ा बहुत। अब हम वर्क के बाद बात करते हैं एनर्जी की तरफ। किस पे करेंगे? एनर्जी। वर्क खत्म, इतना ही वर्क है। एनर्जी क्या, जरा इस पे बात करते हैं। अभी एनर्जी वर्ड आपने सुनी होगी कभी ना कभी। एनर्जी तो बहुत जरूरी चीज है। देखो एनर्जी के बहुत काइंड भी होते हैं। एनर्जी मतलब होती है एबिलिटी टू डू द वर्क। हम कुछ काम कर पा रहे हैं क्योंकि मेरे पास एबिलिटी है। एबिलिटी कैपेबिलिटी से बना है एक तरह से। तो एनर्जी की डेफिनेशन अगर कोई पूछता है तुमसे, तो हम कहेंगे द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। तो पहले डेफिनेशन लिख लो, द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क is called energy. There are many kinds. तमाम तरह की एनर्जी होती है। जैसे एक हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं? सुना तुमने कभी नाम? मैकेनिकल एनर्जी वर्ड मशीनरी से बना है। किससे बना है? मशीन से। मैकेनिकल एनर्जी को हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। इसका फर्स्ट काइंड होता है काइनेटिक एनर्जी और सेकंड होता है पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड काइंड क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। डिस्कस करूंगा मैं इन पे एक एक बात आराम से, पहले सिर्फ काइंड लिख रहा हूं। दूसरा काइंड होता है केमिकल एनर्जी। क्या होता है? केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट काइंड बनेगा आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगला काइंड है लाइट एनर्जी। बहुत काइंड है ना मेरे पास, काइंड ही काइंड है। लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, और भी काइंड हो सकते हैं। मैंने जो मेन हमारे मन में आया वो लिख दिए मैंने।
तो एनर्जी के बहुत से काइंड है, लेकिन सबसे खास बात ये आपस में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इंटरचेंज होती रहती है। जैसे मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है। पंखा चल रहा कि नहीं चल रहा है, कैसे चल पा रहा है बताओ, मोटर लगी इसमें, आपने इलेक्ट्रिसिटी दी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोटर को मिली और उसने इसको रोटेट कराना स्टार्ट कर दिया। तो रोटेशन क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है। क्या है, बाइक हमारी चलती है, पेट्रोल जलता है, पेट्रोल में कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट हो गई, मैकेनिकल एनर्जी में। टरबाइन घुमाते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी यूज करते हैं और वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी ये सब एनर्जियां आपस में इंटरचेंज होती रहती हैं, ठीक है। नेट एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कंजर्व, पूरे यूनिवर्स की नेट एनर्जी क्या है, कंजर्व है। व्हाट तो मैं पूछ रही हूँ जैसे Yeah. हम कोई काम करता है तो क्या वो मसल की एनर्जी होती है, हाँ। उसी वही वो मसल एनर्जी हमारी मैकेनिकल में कन्वर्ट होती है। बात समझते हो भाई, एटीपी ये सब ब्रेक होती है, केमिकल एनर्जी है, वो हमें मिली, हमारे मसल में स्टोर हुई, फिर वो हमने अपने वर्क में यूज कर ली। तो मैंने कहा सब इंटरचेंज होता रहता है, सब चेंजिंग वेंजिंग। देखो एक और बात बताते हैं, मास भी एनर्जी में चेंज होता है। इसके लिए आइंस्टाइन ने फॉर्मूला बताया था, E = mc²। सुना है कभी तुम लोगों ने? आइंस्टाइन का एनर्जी मास इक्विवेलेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एनर्जी मास इक्विवेलेंस ऑफ आइंस्टाइन। E फॉर एनर्जी, M फॉर मास और C फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो मास ही एक्चुअल में एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाती है, ये इंटरचेंज होता रहता है, ठीक है। अच्छा चलो इतना नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। चलो इसमें डिटेल में हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले डालो काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक वर्ड है वो मोशन से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड है, मोशन से। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें जो मोशन की वजह से एनर्जी है उसे हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो डेफिनेशन इसी तरह बनेगी, लिखिए, एन ऑब्जेक्ट हैव एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इसका फार्मूला पहले लिख दे रहा हूं मैं, इसको फिर डिटरमाइन भी कर दूंगा। अगर फॉर्मूला आपको बताना हो कभी कहीं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv²। v क्या है, इसकी वेलोसिटी है। आया कहां से फॉर्मूला, जरा इसका प्रूफ समझ लो। देखो एक बात बताओ, हमने सपोज किया एक हमारे पास यहां बॉल थी और अभी हमने हाथ में पकड़ रखी है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। और हमने उसको फेंका तो जहां भी पहुंची उसमें फाइनल वेलोसिटी उसकी हमने लेट कर ली v। तो हम कह देंगे लेट इनिशियल वेलोसिटी, मैं इस फार्मूले को डेवलप करने वाला हूं, u = 0 एंड फाइनल वेलोसिटी v। एक्सेलरेशन को a ले लो, क्या ले लो, एक्सेलरेशन a, और जो फोर्स हमने अप्लाई किया है वो F है। भाई बिना फोर्स के क्या मतलब, कोई चीज कहीं जा पाएगी, डिस्प्लेस कर पाएगी नहीं। मास ऑफ ऑब्जेक्ट m है, ये कुछ चीजें लेट कर ली। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो वर्क डन होता है वही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। एनर्जी ही वर्क बनती है और वर्क ही एनर्जी। तो हम कहेंगे वर्क डन की बात, पहले वर्क = होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमने भी सिखाया था कि नहीं सिखाया था, बताओ। वर्क = फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बताया कि नहीं बताया। वर्क = फोर्स F, डिस्प्लेसमेंट ले लो S। वो बॉल जो फेंकी मैंने वो S डिस्टेंस कवर कर चुकी है। अच्छा फोर्स जो होता है न्यूटन का सेकेंड लॉ तो हम पढ़ा चुके हैं तुम्हें, F = ma। इसको ma लिख सकते हो और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट S है। ये वर्क डन निकल आया। अब हम जरा एक्सेलरेशन निकालेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे
इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता कि नहीं होता बताओ? ये कौन सी इक्वेशन है बताओ? थर्ड इक्वेशन है। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी हमने यहाँ क्या लेट कर रखी है, तो u क्या हो गया 0, तो v स्क्वायर क्या निकला 2as। तो जरा यहां से a की वैल्यू निकालो जरा बच्चा लोग। a इज इक्वल टू निकलेगा v स्क्वायर अपॉन 2s। देखो इस a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर लो चल के, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। चलो रखते हैं, तो m a की प्लेस में हो गया v स्क्वायर बाई 2s मल्टीप्लाई बाई s, s कैंसिल हो गया देखो, तो नीचे हाफ बचा, m बचा और v स्क्वायर बचा। देखो ये वर्क डन हुआ, दिस वर्क इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, दिस वर्क इज काइनेटिक एनर्जी। तो इसे हम फार्मूला k लिख देंगे, तो k इज इक्वल टू क्या प्रूव हुआ, हाफ mv स्क्वायर। देखो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला डेवलप हो गया। क्लियर बात? एनर्जी का जो यूनिट होता है वही काइनेटिक एनर्जी का भी होता है, इसलिए यूनिट हम नहीं लिखा रहे हैं, जूल और ये सब इसके यूनिट्स हैं। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। किसकी बात करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। जरा पोटेंशियल एनर्जी समझना। पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी ऑब्जेक्ट की रेस्ट पोजीशन की वजह से। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं। डैम देखा आपने कभी? डैम क्या करता? वाटर को स्टोर कर देता बहुत हाइट तक। अभी उस समय वाटर स्टोर है यानी रेस्ट में है, तो उसके पास जो एनर्जी है वो कौन सी है? पोटेंशियल है। और जब हम डैम का एक गेट खोल देते हैं थोड़ा सा, तो देखना वाटर ऐसे फॉल होता कि नहीं होता, तो उसकी जो पोटेंशियल है वो किसमें कन्वर्ट होती है? काइनेटिक में कन्वर्ट होती जाती है जब वो गिरता है नीचे की तरफ। ऐसे जैसे धनुष आपने देखा होगा, उसमें हम लोग ऐसे बोझ चढ़ा करके ऐसे खींचते हैं प्रत्यंचा को, स्ट्रिंग को, तो जब खींच रखा यूं, इस समय जो एनर्जी वो कौन सी है? पोटेंशियल है। और जब हम छोड़ देंगे तो यही पोटेंशियल एरो को मिल जाएगी काइनेटिक के फॉर्म में, और वो चला जाएगा बहुत दूर तक। गुलेल उसको भी तो खींचे बिना आप छोड़ दो, क्या जाएगा कहीं? जितना आप पीछे खींचते हो ना, उतनी ज्यादा वर्क डन आपका उसमें पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर होता है, और जब लीव कर दोगे तो वो काइनेटिक बन जाता है और दूर तक चली जाती चीज। तुमने तो देखा किसी के बंदूक से तुम गोली मार दो तो मर जाता है अक्सर, या घुस जाती गोली अंदर। बंदूक से जब मारोगे तो गोली से मरेगा आदमी, जाती गोली है, बंदूक थोड़ी जाती वहां मारने कि पीछे से बंदूक भी गई ठोक ठाक के चली आई, गोली जाती है। अब वही गोली अगर हम हाथ से फेंक के मारते किसी के तो क्या मरेगा आदमी? क्यों? गोली तो वही थी, असर क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि पैटर्न गलत था। उसको उतनी एनर्जी पोटेंशियल काइनेटिक जो देनी थी वो नहीं दे पाए, वो बंदूक की स्प्रिंग ने दी थी उसको। हाई स्पीड होने की वजह से वो पेट में खोखा करके निकल जाती है। ये खिड़की की कांच है, अगर पत्थर को आप मारो तो ये कांच मतलब चटक जाएगा, टूटेगा पूरी तरह नहीं, चटक जाएगा, होल नहीं होगा। लेकिन अगर गोली मारो तो आर पार करते चली जाएगी। ये सब खेल वेलोसिटी का, एनर्जी का, काइनेटिक का, पोटेंशियल का, इन्हीं सब का है। तो पोटेंशियल एनर्जी देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट में रेस्ट की वजह से होती जो एनर्जी, उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो लिखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन एनी ऑब्जेक्ट in any object due to position of rest is called potential energy। मैं इसको एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करता हूं, सुनो जरा। ये बॉल हमारी जमीन में पड़ी थी, हमने इस बॉल को उठाया और इतनी ऊंचाई पर ले जाके रख दिया, h हाइट पे ले गए। जब h हाइट पे ये बॉल पहुंचेगी, इसका अपना मास mg नीचे की तरफ काम करेगा कि नहीं करेगा बताओ? यानी हमने उस वेट के अगेंस्ट इसको वर्क किया मैंने। और वैसे वर्क डन होता क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स कितना है? mg, और डिस्प्लेस कितना कराया तुमने? h। तो यही वर्क डन इसमें क्या बन गया? पोटेंशियल एनर्जी बन गया। दिस वर्क done is stored
एज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग कैपिटल यू सिंबल यूज करते हैं, तो डब्ल्यू की जगह सिंबल हो गया कैपिटल यू। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया mgh। ये जो फॉर्मूला है ये पोटेंशियल की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का है। पोटेंशियल एनर्जी बहुत तरह की होती है, ग्रेविटेशनल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो रेनबो मतलब बो में यूज करते हैं वो कैसी होती है, इलास्टिक होती है। गुलेल में, रबड़ बैंड में देखो ये सब कैसी एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल है। स्प्रिंग में वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत काइंड है, ये फिलहाल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि यह ग्रेविटी के अगेंस्ट बात हुई। इट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक और टर्म आता है छोटा सा, वो भी आपको जानना चाहिए, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या आता है? हाँ, इसको भी जान ही लो, इतनी बातें जाने हो तो। एक और आर्टिकल डालो, वर्क एनर्जी थ्योरम। एक बात सोचो, इसमें दो टर्म आ गए ना, कौन? वर्क और एनर्जी। आपको नाम से कुछ आइडिया लग रहा होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हम ले जा रहे हैं तो उस पर वर्क डन करोगे कि नहीं करोगे? जो वर्क डन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। किसमें? यही कन्वर्जन जो होता है उसको कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। यानी वर्क एनर्जी में एनर्जी वर्क में इंटरचेंज होती रहती है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन को इस तरह करेंगे, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट displaces between 2 points, then work done is equals to difference in kinetic energy between 2 points, between those 2 points। इसको देखो ऐसे समझना, वर्क जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पॉइंट या सेकंड, फाइनल पॉइंट कहते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल पॉइंट। ये हमारा ये इनिशियल और फाइनल के हिसाब से। तो वर्क W इज इक्वल टू काइनेटिक को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल पॉइंट के लिए K सफिक्स में F डाल दें और इनिशियल I से डिनोट कर दें। तो ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला बन जाएगा। दिस इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। दिस इज known as work energy theorem। नहीं समझ में आई क्या बात? क्यों भाई जी? 2 पॉइंट्स के बिटवीन जो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस आए वो किसके इक्वल होता है? वर्क डन के इक्वल होता है। एक और बात सुन लो, पावर सुना है? किसी ने सुना है? कितनी पावर किसके पास है? बाहुबली के पास ज्यादा पावर थी ना, तो हम बात करते हैं पावर की। किसकी बात करते हैं? देखो, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क तो थी एनर्जी, याद है, बट कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क अपॉन टाइम, ये होता है पावर। दो लोगों एक ही वर्क को अलग अलग टाइम में करें, एक को 1 घंटा लगे, दूसरे को 2 आवर लगे, बताओ किसकी पावर ज्यादा हुई सेम वर्क करने में? बदतमीजी कर रहे हो। एक ही वर्क करने में तुम्हें 2 घंटे लग जाए, 1 घंटे में करके रख दे, तो पावरफुल कौन हुआ? यही हुआ कि नहीं हुआ? तो आप लिखिए द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर को हम लोग P से डिनोटेड करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय P।
P सिंबल, P इज इक्वल टू लिख लो W बाई T, वर्क डन बाई टाइम। ये पावर का फॉर्मूला है। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है फॉर्मूले को। देखो W होता फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एक बात बताओ, अपान में टाइम पहले से है, और डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम क्या होता बता सकता कोई मुझे? वेलोसिटी नहीं होती है। तो फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट भी पावर है। देखो फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या हुआ? पावर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? यूनिट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? यूनिट ऑफ पावर। अच्छा देखो, एक तो इसी फॉर्मूले से समझ लो, W अपान T मतलब वर्क माने जूल और टाइम मतलब सेकेंड। तो यूनिट पावर की क्या बनी पहले? जूल पर सेकेंड। इसी को हम बोलते हैं वॉट। क्या बोलते हैं? तो यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। क्या होती? वॉट। अदर यूनिट एक और होती जो ज्यादा यूज करते हैं मशीनरी के लिए, हॉर्स पावर। सुना है किसी ने? हॉर्स पावर। ये मोटर जैसे जो अपनी सबमर्सिबल आती है 1 हॉर्स पावर 2 हॉर्स पावर में आती है, ट्रैक्टर्स हॉर्स पावर में आते हैं, कार हॉर्स पावर में आती हैं। तो ऐसा नहीं कि घोड़ा उसको खींच रहा होता है ना, बस ऐसे तरीका। 1 हॉर्स पावर मतलब होता क्या है? 746 वॉट। ये याद कर लो भाई रिलेशन। 1 हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वॉट। इतना नोट कर लीजिए। आज वाणी को यहीं विराम देंगे। नमस्कार।